अगले दिन का सूरज अव्या के लिए नई कैद की दस्तक लेकर आया था। आज से शादी के फंक्शंस शुरू होने वाले थे, इसलिए दोनों परिवार और सारे करीबी रिश्तेदार सभी शादी होने तक होटल में रुकने वाले थे। अव्या ने अपना सारा सामान पैक कर रही थी। रेखा जी सामान पैक करने में उसकी मदद कर रही थी। कमरे में रखी हर एक चीज को देखकर अव्या की आंखें नम हो रही थी। वॉल पर अव्या की उसकी फैमिली और दोस्तों के साथ की तस्वीरें लगाई गई थी। वह एक एक कर हर एक तस्वीर को छूकर देख रही थी, जैसे उनके साथ जुड़े हर पल को फिर से जी रही हो। उसकी नज़र अपनी बालकनी के दरवाजे पर गई, वही बालकनी जहां से वह छुप छुप कर अनिकेत को देखा करती थी। वह याद आते ही उसके दिल में एक टीस सी उठ गई। शायद उसका दिल अभी भी उस वक्त में वापस जाना चाहता था जब वह एक बेफिक्र लड़की थी। तभी रेखा जी ने कहा, अव्या बेटा, कपड़े बदल लो, होटल जाने का वक्त हो रहा है। अव्या ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद अव्या ने घर के मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। फिर उसने अपने माँ पापा, अपने मामा मामी सबके पैर छुए। सबकी आंखें नम थीं। अव्या ने पूरे घर पर एक नज़र डाली, जैसे वह हर एक चीज को अपने दिल में बसाना चाहते हो। भले ही शादी के बाद भी यह उसी का घर होगा। उसके माँ पापा और भाई कभी उसे अंतर नहीं देंगे, लेकिन तब वह सिर्फ इस घर की बेटी नहीं, किसी की बहू भी होगी। उसकी जिम्मेदारियां बदल चुकी होंगी। अव्या बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी ताकि उसके माँ पापा और उदास ना हो। उसने नम आंखों से अपने घर से विदा लिया। दोपहर के वक्त दोनों परिवार शहर के सबसे भव्य पैलेस होटल द रॉयल रीजेंसी पहुंच चुके थे। होटल को देखकर लग रहा था मानो किसी राजा महाराजा की रियासत में कदम रखा हो। नाम की तरह ही वह होटल सच में एक रॉयल वाइब दे रहा था। होटल के स्टाफ ने सबको अपने अपने कमरे दिखाए। आज शाम को मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। सभी लोग अपने अपने कमरे में तैयार होने लगे। एक ब्यूटिशियन अव्या को उसके कमरे में तैयार कर रही थी। अव्या ने अनिका को कॉल किया। कल रात जो भी हुआ उसके बाद उसकी और अनिका की एक बार भी बात नहीं हुई थी। अव्या ने बहुत बार अनिका को कॉल किया, लेकिन उसके इतनी बार कॉल करने के बावजूद अनिका ने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। अव्या का मन बहुत उदास हो रहा था। उसे लगा कि कल जो भी शिवाय ने किया, उसके बाद अनिका उससे बहुत नाराज है। अव्या पहले ही बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी और अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी उसके साथ नहीं थी। सच में शाम का वक्त पूरा बैंक्वेट हॉल हरे और सुनहरे रंग के रेशमी पर्दों से सजाया गया था। हवा में तैरती मोगरे और गुलाब की खुशबू मौसम को और रूहानी बना रही थी। हॉल के बीचों बीच एक शानदार झूला लगा था, जिस पर ताज़ा फूलों की लड़ियां लटकाई गई थीं। अब धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हो गए थे। पूरे हॉल में मधुर संगीत की धुन गूंज रही थी। कुछ देर बाद रीवा और रेखा जी अव्या को वहां लेकर आए। अव्या ने एक डार्क पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था, जिसमें वह बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी। उसे बीचों बीच रखे गए झूले पर बिठाया गया। विजया अव्या के पास आए। अव्या ने झुककर उनके पैर छू लिए। विजया जी ने उसके हाथ पर एक शगुन टिका लगा दिया। फिर दो लड़कियां अव्या के हाथों पर मेहंदी लगाने लगी। वहां ज्यादातर सभी औरतें थीं। सारे जेंट्स दूसरी तरफ गार्डन में एक दूसरे के साथ बातें करने में व्यस्त हो गए। मेहंदी की रस्म अपने पूरे शबाब पर थी। ढोल की थाप और औरतों के गाए जाने वाले पारंपरिक लोकगीतों से पूरा बैंक्वेट हॉल गूंज रहा था। ढोलक पर पड़ने वाली हर थाप के साथ मेहमानों का उत्साह बढ़ रहा था। कुछ औरतें संगीत की ताल पर थिरक रही थीं। हॉल के बीचों बीच फूलों से सजे झूले पर बैठी अव्या इस शोर शराबे और खुशियों से कोसों दूर थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी। वो शिवाय को नहीं बल्कि अनिका को ढूंढ रही थी। उसे लगा कि शायद अनिका देर से ही सही, लेकिन फंक्शन अटेंड करने आएगी। लेकिन उसे कहीं भी न देख अव्या का चेहरा फिर से मुरझा गया। मेहंदी पूरी होते ही वो वहां से उठकर थोड़ी दूर शांत जगह पर हार खड़ी हो गई। वह ज्यादा लोग नहीं थे। इस वक्त अव्या को थोड़ी देर अकेले रहने की जरूरत थी। उसने अपने हाथों को देखा। उसके दोनों हाथों पर बहुत ही खूबसूरती से मेहंदी लगाई गई थी। अगर ये पहले की बात होती तो उस मेहंदी को देख अव्या चहक उठती, पर अब बात अलग थी। अपने हाथ पर महसूस हो रहा मेहंदी का ठंडा स्पर्श अव्या के दिल को और ज्यादा बेचैन कर रहा था। शायद इस वजह से, क्योंकि उसे पता था कि उसके हाथ पर शिवाय के नाम की मेहंदी लग रही है। उसकी हथेलियों पर रची गई गहरे रंग की मेहंदी उसके लिए किसी उत्सव का नहीं, बल्कि उसके जिंदगी में बढ़ रहे अंधेरे का प्रतीक लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। ना कोई सपना, ना कोई उम्मीद, बस एक गहरा सन्नाटा। आसपास चल रहे शोर शराबे और हंसी मजाक के बीच उसे सिर्फ अपने बिखरे हुए अरमानों की गूंज सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय अपने होटल रूम की बालकनी में खड़ा नीचे का नजारा देख रहा था। उसने अभी भी अपने ऑफिस के कपड़े पहन रखे थे। उसने अपने हाथ में एक वाइन से भरा ग्लास पकड़ रखा था। उसकी नजरें नीचे अकेली खड़ी अव्या पर टिकी हुई थी। बेशक अव्या हमेशा की तरह ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज शिवाय की नजरें अव्या के चेहरे के भाव पढ़ने में लगी हुई थीं। अव्या की आंखों की उदासी और मायूसियत वो साफ देख पा रहा था।
लेकिन हर बार से अलग आज ये बात उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। शिवाय के लिए अव्या की बेबसी उसकी जीत का अब एक नया मायना बन गई थी। कल का थप्पड़ वो अभी भी भूला नहीं था। भले ही उसके चेहरे पर कल के थप्पड़ का निशान नहीं था, लेकिन उसके दिल में पनप रही बदले की अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। अब तक वो ये सोचकर चुप था कि जिस लड़की ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की है वो उसे अपने साथ कैद कर लेगा, लेकिन अब बस कैद नहीं बल्कि अब वो हर पल अव्या को अपने सामने झुकाना चाहता था, उसे अपने आगे झुकने के लिए मजबूर करना चाहता था। शिवाय ने अपनी ड्रिंक का एक घूंट भरा और नीचे देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, जिस हाथ से मुझे कल थप्पड़ मारा था आज उसी हाथ पर मेरे नाम की मेहंदी सज रही है। तुम्हारी ये बेबसी मुझे बहुत पसंद आ रही है अव्या। जितना तुम खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश करोगी उतना ही मैं तुम्हें अपनी गहराइयों में और खींचता जाऊंगा, इतना गहरा कि फिर दर्द में भी तुम्हें सिर्फ मेरे पास आना होगा। शिवाय की नजरों में अव्या की हथेलियों पर रची हुई गहरी हरी मेहंदी किसी सुहाग का प्रतीक नहीं बल्कि उसके हाथ में बंधी एक अदृश्य जंजीर थी। तभी शिवाय ने देखा कि अद्विक, रतन और रीवा ने अव्या को घेर लिया है। अव्या जो सबसे चुपचाप खड़ी थी उसे ऐसे अकेला देख रीवा, अद्विक और रतन उसके पास आकर खड़े हो गए। रीवा ने पूछा, भाभी आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? अद्विक शरारती अंदाज में बोला, भाभी कहीं भाई यहाँ नहीं है इसलिए तो आप यहाँ अकेली नहीं आ गई ना, आप चाहे तो हम उन्हें बुला सकते हैं। वैसे आपने भाई का नाम तो लिखा है ना मेहंदी में, अगर भाई को अपना नाम नहीं मिला तो भाई पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। आप नहीं जानती भाई के गुस्से को। उसकी बात सुन अव्या मन ही मन बोली, मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है आपके भाई के गुस्से को। तभी रीवा अद्विक को चुप कराते हुए बोली, भाभी आप इनकी बात मत सुनिए, ये खामखा आपको डरा रहे हैं। रतन बोला, डोंट वरी भाभी, अगर भाई ने आपको डराया तो हमें कॉल कर दीजिएगा, हम खिड़की से आपको भगा ले जाएंगे। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। अव्या के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई। वो तीनों ऐसे ही अव्या से कुछ न कुछ कहे जा रहे थे। उनकी बातें सुन अव्या का मूड भी अब पहले से बेहतर हो गया था। वो भी उनके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात करने लगी। लेकिन ऊपर बालकनी में खड़ा शख्स अपनी आंखों में जलता गुस्सा लेकर अव्या के उस मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था। शिवाय ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस लीं। शिवाय के लिए अव्या की वह हंसी किसी जहर के समान थी, क्योंकि वह हंसी उसके लिए नहीं बल्कि उसके भाइयों के लिए थी। उसने अपनी ड्रिंक का ग्लास वही टेबल पर पटक दिया और तेजी से चलते हुए भारी कदमों से नीचे की ओर बढ़ा। जैसे ही शिवाय ने बैंक्वेट हॉल के विशाल दरवाजे से अंदर कदम रखा, वहां का माहौल एकदम से बदल गया। वो सभी मेहमानों के बीच किसी राजा की तरह चल रहा था। वो अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए उस तरफ आया जिस तरफ अव्या खड़ी थी। रीवा, रतन और अद्विक जो अव्या को चिढ़ा रहे थे, शिवाय को वहां आता देख एकदम से शांत हो गए। उन्हें ऐसे लगा जैसे एकदम से उनके आसपास का तापमान गिर गया हो। अव्या जो अभी अभी अद्विक के जोक पर हंस रही थी, उसे समझ नहीं आया कि एकदम से सबका चेहरा इतना सीरियस क्यों हो गया है। वो उनसे पूछने ही वाली थी, तभी उसने सामने से शिवाय को वहां आते हुए देखा। शिवाय को देखते ही वो जैसे पत्थर की मूरत बन गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही शिवाय उनके नजदीक आया, अव्या की नजरें शिवाय की लाल और ठंडी आंखों से मिली। शिवाय सीधा आकर अव्या के बगल में खड़ा हो गया। अद्विक और रतन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रीवा माहौल को थोड़ा हल्का बनाने के इरादे से अव्या का हाथ शिवाय को दिखाते हुए बोली, भाई देखिए ना, भाभी की मेहंदी कितनी सुंदर बनी है। शिवाय की नजरें पहले से ही अव्या पर थी। अव्या भी ये महसूस कर रही थी। उसका दर्द धीरे धीरे और बढ़ रहा था। वो जल्दी से अपनी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। रीवा ने शरारती अंदाज में आगे कहा, और सबसे खास बात तो ये है भाई कि आपको इसमें अपना नाम ढूंढना है और मुझे पक्का यकीन है कि आप ये गेम यूं जीत जाएंगे। रीवा की बात सुन शिवाय के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। अव्या जो धीरे धीरे शिवाय से दूर सरक रही थी, वो अब कुछ बहाना बनाकर वहां से भागने ही वाली थी कि अचानक शिवाय ने एकदम से उसकी कलाई पकड़ ली। शिवाय के ऐसे एकदम से पकड़ने से अव्या की सांस अटक गई। वो बिना पीछे मुड़े वैसे ही शिवाय की तरफ पीट कर खड़ी रही। शिवाय अपनी सर्द नजरों से अव्या की तरफ देख रहा था। अव्या को डरते देख उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोला, रीवा तुम्हारा भाई आज तक कोई गेम हारा है क्या? उसने एक बार फिर से अव्या के हाथ को खींचा तो अव्या चुपचाप शिवाय के बगल में आकर खड़ी हो गई। शिवाय उसकी हथेली देखते हुए बोला, हम मेहंदी तो अच्छी बनी है। उसकी बात सुन अव्या ने एकदम से सिर ऊपर कर शिवाय की तरफ देखा। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि शिवाय ऐसा कुछ कहेगा। शिवाय के चेहरे पर अभी भी वो मिस्टीरियस मुस्कान बनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। अव्या को ये समझने में वक्त नहीं लगा कि शिवाय की आंखें हमेशा से बहुत ज्यादा ठंडी हैं, जैसे वो अपनी आंखों में किसी तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा हो। तभी शिवाय एकदम से उसके कान के पास आते हुए बोला,
लेकिन लोगों को क्या पता कि इस मेहंदी से ज्यादा गहरी मेरी नफरत है, और उससे भी ज्यादा गहरी मेरी सजा होगी जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखी है। शिवाय की बात सुन अव्या की आंखें डर से बड़ी हो गईं, उसका दिल घबराहट से भर गया। उसने हिम्मत जुटाकर शिवाय की तरफ देखा, जैसे वो जानना चाहती हो कि आखिर वो क्या सोच रहा है। लेकिन उसकी खूंखार आंखें जिनमें अब बिल्कुल भी नरमाहट बाकी नहीं थी, उन आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। इतनी नफरत अव्या ने आजाद पहले शिवाय की आंखों में पहले कभी नहीं देखी थी। वो शिवाय की नफरत भरी आंखों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं पाए, उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। लेकिन वो उस नफरत के पीछे की वजह से अच्छी तरह से वाकिफ थी। कल रात उसने फिर से उसे थप्पड़ मारा था, और यही वजह थी शिवाय के इस पहले से भी ज्यादा सख्त, ठंडे और खूंखार बर्ताव की। ये समझ आते ही अव्या को अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा। लेकिन वहां खड़े लोग जो उनको देख रहे थे, सबको ऐसा ही लग रहा था कि शिवाय की बातों से अव्या शर्मा रही है। सबको वो दोनों एक लवी डवी कपल लग रहे थे जिनकी परसों शादी होने वाली है। वही सामने खड़े रीवा, रतन और अद्वैत तो अपनी आंखें फाड़े सामने का नजारा देख रहे थे। शिवाय का ऐसे अव्या का हाथ पकड़ना, उसे अपनी तरफ खींचना, उसके कानों में फुसफुसाना, शिवाय का ये अंदाज उन्होंने पहली बार देखा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा सरू जैसी शक्ल बनाए रखने वाले उनके शिवाय भाई इस तरह भी पेश आ सकते हैं। तभी पीछे से आकर वैष्णवी जी ने एक एक कर उन तीनों के मुंह बंद करते हुए कहा, अरे गधों, क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। इतना भी समझ नहीं आता कि इस वक्त उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। उनकी बात सुन रतन ने सहमति से अपनी गर्दन हिलाए। अद्वैत ने धीरे से कहा, हाँ, इससे पहले कि भाई फिर से अपने पुराने अवतार में आए, जल्दी से यहाँ से खिसक लेते हैं, वरना हमारी वजह से भाई का मोमेंट खराब हो गया तो हमारी तो खैर नहीं। वो तीनों जल्दी से वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ शिवाय और अव्या ही थे। शिवाय ने एक बार और अव्या का हाथ जोर से दबाया। दर्द से अव्या के मुंह से एक हल्की आह निकली। उसे एहसास हो रहा था कि ये सब उस थप्पड़ की वजह से है। उसे घबराहट हो रही थी, ये सोचकर कि से बार शिवाय का गुस्सा किस हद तक जाएगा। हालांकि शिवाय ने हरकत ही ऐसी की थी कि अव्या का थप्पड़ मारना जायज था, लेकिन इस वक्त शिवाय का डोमिनेंस और क्रूर ऑरा अव्या को हर तरह से ये बता रहा था कि उसे फिर से वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। पहले थप्पड़ के बदले जब शिवाय उसकी जिंदगी में इतना बड़ा भौकाल ला सकता है, तो अब वो ना जाने उसके साथ क्या क्या करेगा। अव्या के दिल में ख्याल आया कि कहीं इस बार वो सच में गुस्से में आकर उसकी फैमिली के साथ कुछ बुरा ना कर दे। इस ख्याल से उसका पूरा शरीर कांप उठा। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू भर गए। नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकती थी। उसने हिम्मत कर शिवाय की तरफ देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो धीमी आवाज में बोली, शिवाय, वो कल मैंने गलती से। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवाय ने उसके मुंह पर उंगली रख उसे चुप कर दिया। वो उसकी आंखों में देखने लगा। अव्या की वो आंसू भरी आंखें देख एक पल के लिए उसे अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लेकिन फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, एकदम से उसने अव्या के जबड़े को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके मुंह को जोर से दबाते हुए बोला, गलती तो तुमने की है अव्या अग्रवाल, और वो भी बहुत बड़ी गलती की है। शिवाय सिंघानिया को मामूली समझने की गलती की है तुमने। नाउ आई विल मेक श्योर कि तुम अपनी ये गलती जिंदगी भर ना भूल पाओ। उसके इतने जोर से अपना मुंह दबाने से अव्या को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो शिवाय का हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिवाय अपनी ठंडी आंखों से उसके चेहरे पर बहते उन आंसुओं को देख रहा था। वो अव्या के चेहरे को अपने करीब लाते हुए बोला, बहुत समझाया था मैंने तुम्हें, बार बार वार्न किया था कि मेरे खिलाफ मत जाना, कोई गलती मत करना, लेकिन तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती। अब मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाऊंगा। अब तुम्हें समझ आएगा कि शिवाय सिंघानिया को लोग शैतान क्यों कहते हैं। ये शादी अब सिर्फ बदला नहीं, तुम्हारी सजा होगी, पल पल तड़पने की सजा। इतना बोलकर उसने एकदम से अव्या को खुद से दूर झटक दिया और उस पर एक जलती नजर डाल वहां से जाने लगा। अव्या अपनी जगह पर ही जम चुकी थी। शिवाय की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। बेशक उसने बहुत बार शिवाय को गुस्सा करते हुए देखा था, लेकिन आज जो उसने उसकी आंखों में देखा था वो बहुत ज्यादा डरावना था। शिवाय ने इतने गुस्से से उसके जबड़े को मसला था कि वो अभी भी दर्द कर रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। डर और दर्द से अव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई चलते हुए उस तरफ ही आ रहा है। उसने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया और ठीक से खड़ी हो गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इस हाल में देखे। विजया जी वहां आई। उन्होंने इधर उधर देखते हुए अव्या से पूछा, अव्या बेटा, शिवाय कहाँ गया? मुझे रीवा ने बताया था कि वो भी यही है तुम्हारे साथ। अव्या ने झूठी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ आंटी, वो अभी अभी अंदर की तरफ गए हैं। अव्या के मुंह से अपने लिए आंटी सुन विजया जी का मुंह उतर गया। वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ये क्या है अव्या, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया।
उनको अचानक से गुस्से में देख अव्या को कुछ समझ नहीं आया। वो डरते हुए बोली, क्या हुआ? मुझसे कुछ गलती हो गई? उसे ऐसे डरता देख विजया जी उसकी गाल सहलाते हुए बोली, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, माँ हूँ, मुझे माँ कहकर पुकारो। उनकी बात सुन अव्या शांत हो गई। वो इतनी देर से अपने अंदर दर्द और उदासी छुपाए झूठी मुस्कान दे रही थी। वो अब अपने आप को और रोक नहीं पाए। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे रोता देख विजया जी चिंता से बोली, अरे बेटा क्या हो गया, रो क्यों रही हो तुम? अव्या एकदम से उनके गले से लग गई और रोने लगी। इतनी देर से उसे सहारे के लिए जो कंधा चाहिए था वो उससे मिल गया था। उसे ऐसे रोता देख विजया जी उसका सिर सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? लेकिन अव्या अब उनसे क्या ही कहती। वो उन्हें कैसे बताती कि उनका बेटा उसके साथ कितनी बुरी तरह से पेश आता है, हर पल उसे धमकाता रहता है। ये सब वो उन्हें नहीं बता सकती थी। वो बिना कुछ बोले अपने आंसू बहा रही थी। उसे ऐसे देख विजया जी के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। वो आगे कुछ बोलती तभी उनके पीछे से आ रही वैष्णवी जी ने कहा, अरे दीदी आप समझ नहीं रही, शादी हो रही है ना उसकी, अब अपना घर परिवार छोड़ हमारे घर आ रही है वो। अब आपने कहा ना कि माँ कहकर पुकारो, तो थोड़ा इमोशनल हो गई होगी बेचारी। उनकी बात विजया जी को भी सही लगी। वो अव्या का सिर सहलाते हुए प्यार से बोली, बेटा इसमें रोने की क्या बात है? सिंघनिया मेंशन से अग्रवाल हाउस आधे घंटे की दूरी पर ही तो है। तुम जब चाहे तब अपने घर जा सकती हो, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है ना? उनको इतना प्यार से बात करता देख अव्या का दिल और ज्यादा भर आया। विजया जी ने उसे खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली, तुम्हें घर ले जाने की खुशी में हम भूल ही गए थे कि तुम्हें अपना घर छोड़कर आना है। मैं भले ही तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ बनने की कोशिश जरूर करूंगी। उनकी बात सुन अव्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगला दिन शिवाय सुबह सुबह अपने कुछ जरूरी काम से ऑफिस चला गया था। दोपहर को विजया जी ने अव्या से कुछ पूजा करवाई। रीवा, अद्विक और रतन हर वक्त उसके साथ थे और वैसे भी शिवाय के वहां न होने से अव्या का दिल राहत में था। वो कुछ भी बुरा सोचने की बजाय सबसे हंसी खुशी बातें कर रही थी। आज शाम को संगीत का कार्यक्रम था। रीवा ने अव्या को चिढ़ाते हुए कहा, काश भाभी मैं आपकी तरफ होती तो शायद आज संगीत में लड़की वाले जीत जाते। अद्विक भी अपनी ना दिखाई देने वाली मूंछ को ताव देते हुए बोला, हाँ भाभी बुरा मत मानिए, लेकिन लड़के वालों के आगे सब खाक बराबर है। शाम को देखिए भाभी कैसी धूम मचाते हैं हम। तभी पीछे से आ रहे आर्यन ने कहा, ओ लड़के वालों बहुत उछल रहे हो, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। उसकी बात सुन रतन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरे भाई तुझे देखकर लगता तो नहीं तुझसे कुछ हो पाएगा, क्या तू अकेला जिताएगा लड़की वालों को? आर्यन उसके हाथ को हटाते हुए बोला, हम ये तो शाम को ही पता चलेगा कि किसमें कितना है दम। और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। लेकिन उन सब की बातें सुन अव्या का मन बहुत उदास हो गया था। आज उसकी शादी का संगीत था और उसके साथ एंजॉय करने के लिए उसकी सबसे खास सबसे जिगरी दोस्त ही वहां नहीं थे। तेजस, साक्षी, जय और अब अनिका भी। वो उन सब से दूर हो गई थी। उसे याद आया कि कैसे जय, तेजस, साक्षी हमेशा उससे कहते रहते थे, अव्या ये अनिका तो हमेशा तेरे घर में पड़ी रहती है, लेकिन तेरी शादी के वक्त हम सब हफ्ते भर पहले ही तेरे घर में डेरा जमाने वाले हैं, आंटी को पहले ही बता देना। वो याद आते ही अव्या का गला भर आया। फिर से उसकी आंखों में आंसू जमने लगे, लेकिन उन आंसुओं को उसने उन सब से छुपा लिया। उसका दिल अंदर ही अंदर घुट रहा था। ये ऐसा दर्द था जो वो किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकती थी। इन दिनों सिर्फ अनिका ही थी जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करती थी। लेकिन कल जो हुआ उसके बाद शायद अनिका भी उससे नाराज हो गई थी। शिवाय ने उसे उसके सारे दोस्तों से दूर कर दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे उसकी अपनी पहचान और उसके अपने लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। वह भीड़ में होकर भी दुनिया की सबसे अकेली लड़की महसूस कर रही थी। शाम का वक्त होटल में बने खूबसूरत लॉन में शिवाय और अव्या का संगीत होने वाला था। लॉन के हर तरफ सुंदर लैंटर्न्स लगाकर रोशन किया गया था। सामने बने स्टेज को ऑर्किड और लिली की डेकोरेशन से ढका गया था। बैकग्राउंड में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी जिन पर शिवाय और अव्या के नाम सुनहरे अक्षरों में चमक रहे थे। बहुत सारे रिश्तेदार पहले से ही वहां मौजूद थे, बाकी के धीरे धीरे आ रहे थे। एक तरफ राजेंद्र जी आशुतोष जी को अपने मेहमानों से मिलवा रहे थे, तो दूसरी तरफ विजया जी कंचन जी के साथ अपनी जान पहचान की औरतों से बातें कर रही थी। सबको इंतजार था दूल्हा दुल्हन के आने का, जिसके बाद फंक्शन शुरू होने वाला था। शिवाय होटल की लॉबी से होते हुए फंक्शन हॉल की तरफ ही जा रहा था कि तभी एकदम से रीवा उसके सामने आई। उसे ऐसे भागते हुए अपने सामने आकर खड़ा होते देख शिवाय ने सख्त आवाज में पूछा, ये क्या है रीवा? उसके ऐसे पूछने से रीवा पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि शिवाय तो हमेशा ऐसे ही बात करता है। वो बोली, भाई आप अकेले नहीं जा सकते,
आपको भाभी के साथ अंदर जाना है। शिवाय को उसकी बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी। उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या वो अपने आप नहीं आ सकती? उसकी ऐसी रिएक्शन देख रीवा को अपना सिर पीटने का मन कर रहा था। वो उसे अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए बोली, भाई आप दोनों की एंट्री एक साथ होगी, आपको नहीं पता, लेकिन आजकल ऐसा ही होता है। और हाँ, एंट्री के वक्त आप भाभी का हाथ पकड़ लेना। शिवाय ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। रीवा मुंह छोटा करते हुए बोली, भाई प्लीज प्लीज मान जाए ना। देखिए भाभी भी आ गई। शिवाय जो वहां से आगे बढ़ने वाला था। रीवा की बात सुन शिवाय ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने से रेखा जी अव्या को लेकर उनकी तरफ ही आ रही थी। अव्या को देख शिवाय अपनी जगह पर ही रुक गया। उसकी नजरें अव्या की खूबसूरती निहारने लगी। वो उसमें इस तरह खो गया कि मानो उन दोनों के अलावा कोई और वहां ना हो। लेकिन फिर अचानक से ही उसने अपनी नजरों को फेर लिया। वो अब फिर से अव्या की मासूमियत में पिघलने नहीं वाला था। वो हमेशा की तरह भावहीन चेहरा लेकर सामने की तरफ देखने लगा। उसने फिर एक बार भी अव्या की तरफ नहीं देखा। रेखा जी ने अव्या को शिवाय के बगल में खड़ा कर दिया। अव्या की खूबसूरती में तो रीवा भी खो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाभी, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अव्या उसे देखकर बस हल्के से मुस्कुराई। शिवाय के वहां होने से उसका दिल पहले ही थोड़ा डरा हुआ था। रीवा ने कहा, भाभी आप दोनों को। लेकिन तभी उसकी बात बीच में ही काटते हुए शिवाय ने एकदम से अव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर लॉन की तरफ बढ़ गया। रीवा ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई को हमेशा अपना ही धौंस जमाना होता है। पहले तो मना कर रहे थे और अब देखो, पर दिखाना नहीं है कि मेरी बात मान रहे हैं। और वो भी जल्दी से उनके पीछे पीछे चली गई। शिवाय और अव्या जैसे ही एंट्री गेट से अंदर आए, चारों तरफ से उनके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। सभी मेहमानों की नजरें उन दोनों पर टिक गई। शिवाय ने काले रंग का एक भारी शाही इंडो वेस्टर्न सूट पहना हुआ था। सूट की कॉलर पर चांदी की महीन नक्काशी थी जो वहां रोशनी में चमक रही थी। उसकी चौड़ी छाती, सुडौल बदन और सलीके से संवारे हुए बाल उसे किसी ग्रीक गॉड जैसा लुक दे रहे थे। उसकी आंखों में वही पुराना गहरा आत्मविश्वास और रुतबा था। शिवाय के बगल में चल रही अव्या भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने मिडनाइट ब्लू रंग का एक शानदार लहंगा पहना हुआ था जिस पर बारीक चांदी के तारों और मोतियों से काम किया हुआ था। लहंगे का घेर इतना बड़ा था कि चलते वक्त वह किसी मखमली लहर जैसा लग रहा था। अव्या ने गले में शिवाय का दिया हुआ वही कीमती पर्ल नेकलेस पहना हुआ था जो उसकी गोरी गर्दन पर बिजली की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे पर सादगी थी। उसके बालों को एक तरफ करके खुला छोड़ा गया था जो उसके कंधों पर रेशम की तरह गिर रहे थे। भले ही उसके दिल में डर और उदासी थी, लेकिन उसकी बाहरी खूबसूरती इतनी बेमिसाल थी कि लोग अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पा रहे थे। शिवाय और अव्या स्टेज के बिल्कुल सामने रखे एक आलीशान सोफे पर आकर बैठ गए। उनके बैठते ही पूरा लॉन फिर से रोशनी से जगमगा उठा। एंकर ने आकर सबका वेलकम किया। हॉल की रोशनी मध्यम हुई और मंच पर पारंपरिक राजस्थानी नर्तकों का एक समूह उतरा। उनके रंग बिरंगे कपड़े सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। चंग और ढोल की थाप पर वो अपना पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। उनके शानदार नृत्य ने पूरे माहौल में जान फूंक दी। मेहमान तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। एक के बाद एक ऐसे ही बहुत सारे डांस ग्रुप्स अपना मनमोहक नृत्य दिखाकर सबका मनोरंजन कर रहे थे। जैसे ही पारंपरिक नृत्य समाप्त हुआ, एंकर ने अनाउंस किया कि अब डांस की बारी लड़के वालों की है। सबसे पहले रीवा स्टेज पर आई। उसने एक एनर्जेटिक बॉलीवुड नंबर पर अपनी परफॉर्मेंस दी। उसकी चंचलता और ठुमकों ने सबका दिल जीत लिया। उसके बाद अद्विक और रतन स्टेज पर आए। दोनों ने अपनी कॉमेडी और बेहतरीन तालमेल के साथ एक सुपरहिट गाने पर डांस किया। उन दोनों की मस्ती और उनके उटपटांग डांस स्टेप देख पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। वो स्टेज से नीचे उतरकर सबको अपने साथ डांस करवा रहे थे। राजेंद्र जी ने उनके साथ दो ठुमके लगाए। अद्वैत ने नाचते नाचते बड़े बुजुर्गों को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया। दादी जी ने रतन के साथ एक प्यारा सा कपल डांस किया। सभी मेहमान उन दोनों को देख खुशी से तालियां पीट रहे थे। हॉल का कोना कोना खुशियों और तालियों की आवाज से भर गया था। इस शोर शराब और मस्ती के बीच अव्या शिवाय के बगल में चुपचाप बैठी हुई थी। वह किसी के लिए तालियां बजा रही थी, मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में बहुत उदासी थी। उसके बगल में शिवाय सोफे पर बिल्कुल किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। सामने चल रहा खुशी भरा जश्न उसके ठंडे स्वभाव पर कोई असर नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी और न ज्यादा सख्ती थी। वो बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ वहां बैठा हुआ था। अब बारी लड़की वालों की थी। आर्यन स्टेज पर आया। उसे देख रीवा, रतन और अद्वैत उसे ठेंगा दिखाकर चिढ़ाने लगे। आर्यन स्टेज के बीचों बीच खड़ा हो गया। सब आर्यन के डांस करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी फिर से स्टेज पर अंधेरा हो गया। सभी मेहमानों की नज़र स्टेज पर टिकी हुई थी।
अचानक एक तेज स्पॉटलाइट के साथ गाने की धुन सुनाई देने लगी। अव्या ने जैसे ही स्टेज पर देखा, उसकी आंखें खुशी से भर गईं। स्टेज पर पड़ी स्पॉटलाइट की रोशनी में अनिका का चेहरा दिखाई दे रहा था। अनिका पूरी ऊर्जा और कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर थिरकने लगी। आर्यन भी बीच बीच में आकर उसका साथ दे रहा था। अनिका स्टेज पर अपने अदाओं का जादू बिखेरने लगी। उसका हर एक स्टेप नजाकत भरा था। सब लोग जैसे उसके डांस में खो गए थे। सब उनके डांस को बहुत एंजॉय कर रहे थे। कुछ तो उनके साथ थिरकने भी लगे। उनका डांस खत्म होते ही वह जगह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। अनिका ने सबको धन्यवाद किया और वो स्टेज से नीचे आए। वो सीधे जाकर अव्या के सामने खड़ी हो गई। अव्या ने जल्दी से उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी, लेकिन उसका दिल को अब थोड़ी राहत में था कि कम से कम अनिका तो वहाँ उसके साथ है। रीवा, रतन, अद्वैत भी भागते हुए वहाँ आए। रीवा ने अनिका की तारीफ करते हुए कहा, वाह अनिका दी, कितना अच्छा डांस करते हो आप। आपने तो सच में हम लोगों को हरा दिया। उनकी बात सुन आर्यन उन्हें चिढ़ाते हुए बोला, अब हो गई ना तुम्हारी टाइटाइफिस। उनको ऐसे झगड़ता देख अव्या ने अपने सिर पर मार लिया और अनिका खिलखिलाकर हंसने लगी, इस बात से अनजान कि कोई दो जोड़ी आंखें कब से उसे ही ताड़ रही थी। पूरा परिवार और मेहमान संगीत के जश्न में पूरी तरह डूबे गए थे, लेकिन वही एक कोने में बैठे शार्विक की नजरें अनिका के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। उसका खिलखिलाकर हंसना, अजीब अजीब से इशारे करते हुए बात करना और बीच बीच में मुंह टेढ़ा करना, शार्विक सब गौर से देख रहा था। कुछ देर पहले वो मेहमानों के बीच अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तभी उसकी नज़र स्टेज पर बड़ी खूबसूरती से डांस कर रही अनिका पर गई। मंच की रोशनी में उसका वह बेबाक चेहरा और उसका बेफिक्रा अंदाज शार्विक के दिल के किसी कोने को छू गया। अनिका की कातिल अदाएं शार्विक के दिल पर वार कर रही थी। अनिका का नजाकत भरा डांस देख वो अपनी पलकें झपकाना ही भी भूल गया था। उसकी नज़रें बस अनिका के हर स्टेप, उसके चेहरे के हर भाव और उसकी खूबसूरत मुस्कान पर थी। अनिका की परफॉर्मेंस खत्म होते ही इनके जल्दी से स्टेज पर आया। वो आगे कुछ बोलता, तभी पूरे हॉल में शोर मच गया। नीचे से सभी दोस्त और रिश्तेदार चिल्लाने लगे, अब शिवाय और अव्या का कपल डांस।